हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जो एनसीईआरटी क्लास 11th मैथ्स का परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस चैप्टर है उसको काफ़ी एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि मैं आपको पहले ही बताया था कि उसमें सोचना ज़्यादा और लिखना कम और मार्क्स ज़्यादा गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको मैंने फर्स्ट वीडियो में फैक्टोरियल के बारे में बताया था कि व्हाट इज़ फैक्टोरियल एंड हाउ दिस इज़ यूज्ड इन permutations and combination chapter, and NCERT exercise 7.2 most of the questions have been solved in my first video. Okay, now in today's video we will try to understand some more concepts, and then we'll solve NCERT exercise 7.1. Okay, so I think you have observed the beauty and the interesting thing of permutations and combinations. Okay, now the whole chapter is, as I told earlier, that the whole chapter is, ये पूरा चैप्टर जो है अबाउट काउंटिंग है। इसमें हम लोग काउंट ही करते हैं और कुछ नहीं। और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या है उसकी मैं आपको एक ग्लिम्स दिया था फर्स्ट वीडियो में, कि जैसे मान लीजिए अगर m रोज़ हैं और n कॉलम है, कहीं पे कोई खेत है, चाहे कोई इस तरह से अरेंजमेंट है कि उस अरेंजमेंट में डिज़ाइन बनी हुई है और m रोज़ में डिज़ाइन है और n कॉलम में डिज़ाइन है। ठीक है, तो टोटल कितने डिज़ाइन हुई, m इंटू n डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका ये होता कि आप 1 to 1 सबको काउंट करते, तो एडिशन आप ऐड करके भी बता सकते थे और मल्टीप्लाई करके भी बता सकते थे, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन भी है क्या, एडिशन का ही एक फॉर्म है। तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन आपस में एक दूसरे से बहुत ही क्लोजली रिलेटेड हैं। ठीक है, हम अपनी सुविधा के लिए उसको मल्टीप्लाई करके लिखते हैं चीज़ों को। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या है, उसी के ऊपर एनसीईआरटी की जो 7.1 एक्सरसाइज है वह बेस्ड है, इसको समझना ज़रूरी है। तो इसमें देखिए, आप ये समझ सकते हैं कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, उसी को हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। इसमें क्या होता है, इफ़ एन इवेंट इज़ कंप्लीटेड इन m स्टेजेस सच दैट, कोई काम या कोई इवेंट m स्टेज में कंप्लीट हो रहा है। अभी आप मेरे साथ रहिए, मैं जो बता रहा हूँ उसको समझिए, इसके बाद मैं इसको एक डेली रूटीन एग्जाम्पल से आपको समझाऊँगा कि इसका क्या मतलब हुआ ये सब लिखने का। अभी आप केवल इसको नोट कर लेंगे और मैं जो बोल रहा हूँ इसको सुनेंगे ध्यान से, कि इफ़ एन इवेंट इज़ कंप्लीटेड इन m स्टेजेस, स्टेज सच दैट स्टेज 1 कैन बी कंप्लीटेड इन n1 वेज। ठीक है, कोई इवेंट m स्टेज में पूरा होता है, या आप यह कह सकते हैं कि कोई काम m स्टेज में पूरा हो रहा है, और इस तरह से पूरा हो रहा है कि उसका जो पहला स्टेज है या फर्स्ट स्टेप है वह n1 तरीके से पूरा किया जा सकता है। स्टेप 2 और स्टेज 2 कैन बी कंप्लीटेड इन n2 वेज। इसी तरह स्टेज 3 कैन बी कंप्लीटेड इन n3 वेज एंड सो ऑन। और m स्टेज थे तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, होते होते m स्टेज तक जाएगा, और स्टेज m कैन बी कंप्लीटेड इन nm वेज। सो टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच द इवेंट कैन बी कंप्लीटेड is equal to n1 into n2 into n3 into dot 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 nm। इतने तरीके से यह इवेंट को कंप्लीट किया जा सकता था। किस इवेंट को, जो इवेंट m स्टेज में पूरा हो रहा था, या आप ऐसे कह सकते हैं कि कोई काम हमारा m स्टेप में पूरा हो रहा है, एक स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, इस तरह से m स्टेप हैं। तो m स्टेप में अगर कोई काम पूरा हो रहा है और उस काम का पहला स्टेप n1 तरीके से हुआ, दूसरा स्टेप n2 तरीके से हुआ, इसी तरह से तीसरा, चौथा, पांचवा स्टेप n3 n4 n5 होते होते स्टेप 5 किसका, यह जो काम था हमारा उसका nm तरीके से हुआ। तो पूरा काम जो हमारा था वह कितने तरीके से पूरा हो सकता है, n1 इंटू n2 इंटू n3 इंटू nm। ठीक, ये तो स्टेटमेंट हो गया किसका, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का, या जिसको दूसरा नाम है मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। क्यों, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। ठीक है,
अब इसको हम लोग एक डेली रूटीन एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि ये सब इतना लिखने का और इस प्रिंसिपल का क्या मतलब हुआ, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल चीज़ है और ऐसा नहीं कि आप इसको देख करके बड़ा कॉम्प्लिकेटेड समझ लें और आपका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाए। तो मैं आपको एक डेली रूटीन एग्जाम्पल से बता रहा हूँ, इसको नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, तब आपको समझ में आएगा। अब इसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए, आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, यहाँ भी जानना ज़रूरी है कि अगर आपको यू जस्ट वांट टू गो फ्रॉम वाराणसी टू दिल्ली, ओके, वाया प्रयागराज, तो यहाँ पे क्या हो गया, वाराणसी, और वाराणसी से आपको कहाँ जाना है, वाराणसी से आपको जाना है प्रयागराज, ठीक है। और प्रयागराज जाने के, ये मान लीजिए वाया चुनार, वाया चुनार एक रूट है, और वाया ज्ञानपुर रोड, वाया ज्ञानपुर ये दूसरा रूट है, और मान लीजिए वाया भदोही, वाया भदोही तीसरा रूट है, ठीक है। कहाँ जाने के लिए, प्रयागराज जाने के लिए, प्रयागराज जाने के, प्रयागराज जाने के लिए ये 3 रूट थे, वाराणसी टू प्रयागराज। और प्रयागराज से आपको कहाँ जाना था, दिल्ली, ठीक। तो प्रयागराज से दिल्ली जाना है, और प्रयागराज से दिल्ली जाने के 2 रूट हैं, एक वाया लखनऊ, ठीक है, वाया लखनऊ, और दूसरा रूट वाया कानपुर, वाया कानपुर, आप मान लीजिए वाया कानपुर, ठीक। एक केस हो गया। तो अब आपके पास इवेंट क्या है, इवेंट को ही हम टास्क कह सकते हैं, ठीक है, प्रोसेस कह सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कह सकते हैं। तो यहाँ कंफ्यूज मत होइए। तो वाराणसी टू दिल्ली आपको जाना है, यह आपका इवेंट है या टास्क है। तो वाराणसी से प्रयागराज जाने के 3 रास्ते हैं। अब आप सपोज़ करिए, अगर वाया चुनार वाला रास्ता पकड़ते तो आप प्रयागराज पहुंच गए, फिर प्रयागराज के लिए 2 रास्ते थे, प्रयागराज से दिल्ली के लिए, वाया लखनऊ, वाया कानपुर। तो यह वाराणसी से दिल्ली जाने का जो काम था, जो इवेंट था, यह कितने, या टास्क था, कितने स्टेप में पूरा हो रहा है, कितने स्टेज में पूरा हो रहा है, 2 स्टेज में। कौन सा, पहला स्टेज वाराणसी टू प्रयागराज, और सेकेंड स्टेज प्रयागराज टू दिल्ली, ठीक। अब वाराणसी से प्रयागराज जाने का जो पहला स्टेज है, वह 3 तरीके से पूरा किया जा सकता है, आपके पास ऑप्शन है। और तो एक स्टेप हो गया 3 तरीके से, और दूसरा स्टेप या दूसरा स्टेज प्रयागराज टू दिल्ली 2 तरीके से पूरा हो सकता था। तो आप क्या लिखते थे कि स्टेज 1 कैन बी कंप्लीटेड इन 3 वेज, यही ना लिखते कि स्टेज 1 कैन बी कंप्लीटेड इन 2 वेज, इन स्टेज 1 वाराणसी टू प्रयागराज था, तो कैन बी कंप्लीटेड इन 3 वेज, ये हो गया। और स्टेज 2 कैन बी कंप्लीटेड इन 2 वेज। तो इवेंट कैन बी कंप्लीटेड, या द गिवन टास्क कैन बी कंप्लीटेड इन हाउ मेनी वेज, 3 into 2, 3 into 2 is equal to 6 वेज, 6 तरीके से। और आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। इसमें कोई डाउट आपको नहीं होगा। मैं यह आपको फर्स्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन किया हूँ, लेकिन यहाँ फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप समझ लीजिए। एक बार फिर से देखिए, वाराणसी टू प्रयागराज, मान लीजिए आपने चुनार वाला रूट डिसाइड किया, तो आप प्रयागराज तो पहुँच गए, लेकिन चुनार वाले रूट से प्रयागराज पहुँचने के बाद फिर 2 रास्ते थे। तो चुनार से भले आप गए, लेकिन आगे प्रयागराज टू दिल्ली के लिए 2 रूट। फिर अगर आप वाया मान लीजिए ज्ञानपुर से गए प्रयागराज,
तो फिर प्रयागराज से दिल्ली के लिए 2 रूट, तो 2 पहले था चुनार वाले के लिए और 2 प्रयागराज वाले के लिए 4 रूट हो गए पॉसिबल। अब मान लीजिए आप भदोही वाले रूट से गए वाराणसी टू प्रयागराज, तो जब प्रयागराज पहुंच गए तो फिर फर्दर प्रयागराज टू दिल्ली 2 रूट, तो आप भदोही वाले के लिए भी 2 रूट, तो 2 + 2 + 2 कितना आया 6। आप ऐड भी कर रहे हैं तो 6 आ रहा है, और आप यहाँ काउंट मल्टीप्लाई भी कर दिए तो आ गया 6 वेज। तो इसीलिए हम लोग यह जो प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं कि 2 स्टेप में पूरा हुआ, और पहला स्टेप 3 वेज एंड सेकेंड स्टेप 2 वेज, तो टोटल और बोथ द स्टेप्स कैन बी कंप्लीटेड इन 6 वेज। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, तो यह आपको समझ में आ गया होगा कि जो n1 × n2 × n3 × n4 डॉट 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 nk यह लिखने का क्या मतलब हुआ। ठीक है, अब इसको थोड़ा और समझिए। इसमें परमुटेशन क्या है, परमुटेशन का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, इसको एक एग्जांपल से आप समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास 5 लेटर्स हैं, ठीक है, P Q R S T, ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट के 5 लेटर्स हैं और आपको इनको अरेंज करना है 5 प्लेसेस पे। ठीक है, 5 प्लेस हैं या बॉक्स हैं, कुछ भी मान लीजिए इस तरह से कि जैसे वो 1 बॉक्स, 2 बॉक्स और 3 बॉक्स और ये 4 और या 5 बॉक्स थे, 1 2 3 एंड 4 और 5वां। ठीक, अब आप बताइए, और इन सारे लेटर्स को इसमें फिल करना है, आपको दे दिया गया है देयर आर 5 अल्फ़ाबेट्स P Q R S and T। तो इन हाउ मेनी वेज यू कैन अरेंज, तो ये जो नंबर ऑफ वेज इन विच these 5 letters can be arranged is known as permutation। तो परमुटेशन है क्या, नंबर ऑफ अरेंजमेंट है। ठीक है, अब नंबर ऑफ अरेंजमेंट है, तो आप बताइए यहाँ फर्स्ट वाले प्लेस पर आप इनमें से किस लेटर को रखेंगे। कोई कंडीशन तो दिया नहीं है, खाली ये है आप एक कंडीशन दे दिया गया है कि ये जो 5 लेटर हैं डिफरेंट हैं और कोई लेटर रिपीट नहीं हो रहा है, नो रिपीटेशन अलाउड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, आप कौन सा लेटर, कोई भी लेटर रख सकते हैं, आपके पास देयर आर 5 ऑप्शंस टू चूज़ एनी ऑफ द लेटर्स। तो यहाँ पे हो गया 5 वेज, फर्स्ट बॉक्स कैन बी फिल्ड इन 5 वेज, और जब एक लेटर यहाँ आ गया रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो दूसरा बॉक्स 4 वेज, अब 2 लेटर निकल गए, अब तीसरा बॉक्स 3 वेज, इसी तरह चौथा बॉक्स 2 वेज और 5वां बॉक्स, अब एक ही लेटर बचा, जो बचा वो ऑटोमेटिकली यहाँ आ जाएगा। तो कितने नंबर ऑफ वेज हुए। अब ये इस 5 लेटर्स को इस बॉक्स में रखने के 5 तरीके थे, ये बात ध्यान दीजिए, 5 तरीके थे, 5 स्टेप थे। आपका टास्क पूरा कब होता, आपका टास्क पूरा तब होता जब 5 बॉक्स फिल्ड हो जाते इन लेटर्स में से किसी एक लेटर से। तो इसका मतलब 5 स्टेप हो गए। तो फर्स्ट स्टेज या फर्स्ट स्टेप कैन बी कंप्लीटेड इन 5 वेज, सेकेंड स्टेज और सेकेंड स्टेप्स कैन बी कंप्लीटेड इन 4 वेज, इसी तरह थर्ड स्टेज इन 3 वेज, फोर्थ स्टेज इन 2 वेज एंड फिफ्थ स्टेज इन 1 वे। तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो गए, 5 × 4 × 3 × 2, तो ये कितना हो गया, यह हो गया 120 वेज। तो यह 120 हुआ परम्यूटेशन, नंबर ऑफ अरेंजमेंट। इतने तरीके से आप अरेंज कर सकते थे, 120 तरीके से। ठीक है, तो मैं आपको बताया था फर्स्ट वीडियो में कि जब डेटा छोटा है तब तो आप काउंट कर सकते हैं, लेकिन जब बिग डेटा से आपका इंटरेक्शन होगा तब तो उसके लिए हमको कुछ थ्योरी अप्लाई करनी पड़ती है, कुछ फार्मूला बनाना पड़ता है, इसीलिए चैप्टर बनाया गया है परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ तो नंबर फिक्स था, अगर हमको n ऑब्जेक्ट दे दिए जाएं और उसमें से r ऑब्जेक्ट ले करके हमको उनको और बॉक्सेस में अरेंज करना है, तब क्या होगा, तब यहाँ पे आंसर क्या आएगा, उसको आइए समझते हैं, और उसी से आपका फार्मूला डिराइव हो जाएगा। हालांकि डेरिवेशन इस साल के लिए आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है, तो उस आपको डेरिवेशन के चक्कर में पढ़ने की ज़रूरत नहीं, लेकिन मैं केवल इसलिए बता रहा हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो सके।
और आप चीज़ों को अच्छे से समझ सकें। तो मान लीजिए कि देयर आर, आप इसको सपोज कर रहे हैं, लेट देयर आर एन ऑब्जेक्ट कह लीजिए, चाहे आइटम्स कह लीजिए, देयर आर एन आइटम्स, एन आइटम्स, ठीक है, एन आइटम है। कंडीशन क्या है कि ऑल आर डिफरेंट, तो हम कह सकते हैं कि देयर आर एन डिफरेंट आइटम्स, DIFF, डिफरेंट आइटम्स, ठीक। और आउट ऑफ विच आर आइटम्स आर टू बी अरेंज्ड इन आर बॉक्सेस, ठीक है। आर आइटम है, उनको अरेंज करना है, तो आर बॉक्स चाहिए, क्योंकि एक बॉक्स में एक ही ऑब्जेक्ट जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, दो कंडीशन दे दिया गया है कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, यानी देयर आर नो टू आइडेंटिकल आइटम्स या ऑब्जेक्ट। यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, मैं कभी आइटम बोलूँ कभी ऑब्जेक्ट बोलूँ तो दोनों सेम मीनिंग है, ठीक है। और आर, उसमें एन में से आर आइटम को आपको अरेंज करना है आर प्लेसेस पर या आर बॉक्सेस में, ठीक। तो अब आप देखिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि आप फर्स्ट बॉक्स में कितने तरीके से रख सकते हैं, सेकेंड बॉक्स में कितने तरीके से आप ऑब्जेक्ट को रखने की कितनी आपके पास ऑप्शन है, उसी तरह से करते 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 RF जो बॉक्स होगा उसको कितने तरीके से आप रख सकते हैं। तो फर्स्ट वाले में कितने तरीके से रखेंगे, या फर्स्ट बॉक्स या फर्स्ट प्लेस भी कह सकते हैं, सेकेंड बॉक्स और या थर्ड, और इसी तरह फोर्थ फिफ्थ करते करते यह RF बॉक्स। देखिए बहुत ही सिंपल है, यह समझिए इसको। तो टोटल n थे, तो यहाँ आप n में से किसी को भी रख सकते थे, तो देयर आर n ऑप्शन, आपके पास n ऑप्शन थे इसको फिल करने के, इसको भरने के। इस डब्बे को आप n तरीके से भर सकते थे। आप पहला वाला रख देते, दूसरा वाला रख देते, तीसरा वाला रख देते, किसी को भी रख देते, तो n तरीके से, ठीक है। इसको कितने तरीके से, अब रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो यहाँ पे रिपीटेशन जब अलाउड नहीं है तो एक जो यहाँ आ गया वो यहाँ नहीं आ सकता, तो अब आपके पास n-1 हो गया। अब दो जगह आ गए तो ये n-2 हो गया। अब इसी तरह से करते करते, अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, सेकेंड वाले में n-2-1, थर्ड वाले में n-3-1, n-3-1 क्या हुआ, 3-1 2 हो गया। तो उसी तरह से यहाँ क्या होगा, वही पैटर्न फॉलो होगा, n-r-1। जिसको हम यह भी लिख सकते हैं कि n-r+1, यह भी लिख सकते हैं n-r+1, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या हो गया, सब मल्टीप्लाई हो जाएगा, डॉट 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 होते होते ये यहाँ तक आ गया, ठीक है। तो ये टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, किसका अरेंजमेंट, ऑफ प्लेसिंग आर आइटम्स आउट ऑफ एंड डिफरेंट आइटम्स एट आर डिफरेंट प्लेसेस, ठीक है। रेपुटेशन अलाउड नहीं है, तो इतने तरीके से आप रख सकते थे। जैसे उसमें था 5 वेज थे फर्स्ट प्लेस को फिल करने का, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर जो बचा 1, क्योंकि रेपुटेशन अलाउड नहीं है, तो इतने तरीके से कर सकते थे। अब यहाँ एक चीज़ और देखिए, मैं इसको रब कर रहा हूँ, आप इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये डेरिवेशन आपको बहुत आपके कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर कर देगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब जब इसको इतने तरीके से आप इसको फिल कर दिए, तो यहाँ आप क्या करना है, ये आप इसको हम बोलते हैं, यह जो NPR, इसको पढ़ा जाता है PNR। तरीका क्या है पढ़ने का, पहले तरीका समझ लीजिए। इसको NPR नहीं पढ़ते हैं, ठीक है।
इसको पढ़ते हैं PNR, और कई जगह ऐसे भी लिखा जाता है PNR, ऐसे भी लिखते हैं, और बहुत जगह ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, तो PNR है क्या? PNR यही है कि परमुटेशन ऑफ n objects such that r object are taken from these n objects and arranged at r different places। ठीक है, तो ये क्या हो गया? यह आपका हो गया n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू डॉट 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 n माइनस r प्लस 1। ठीक, ये इतना हो गया। तो NPR का सिंपल मीनिंग ये हुआ। अच्छा, आप एक चीज़ ये बताइए, फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट आपको हो चुका है, आपको पता है। अगर हम इसमें, ये है तो इतना ही, लेकिन इसमें अगर हम ज़बरदस्ती मल्टीप्लाई कर दें n माइनस आर, अब इसके अगला वाला इसको डिक्रीज़ करते जाएं, और डिक्रीज़ करते करते इसको 1 तक लेके चले जाएं, n माइनस आर, फिर अगला n माइनस आर माइनस 1, फिर डॉट डॉट डॉट, फिर n माइनस आर माइनस 2, n माइनस आर माइनस 3, डॉट 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 3 इंटू 2 इंटू 1। तो आपने कितनी चीज़ों को ज़बरदस्ती मल्टीप्लाई किया है, उनको वापस डिवाइड कर दीजिए तो ये इसी के बराबर आ जाएगा, क्योंकि PNR है क्या? PNR आपका यही है बाय डिफिनीशन। तो PNR अगर यही है तो ये यहाँ तक तो PNR था, लेकिन इतना आपने ज़बरदस्ती मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो मल्टीप्लाई किए तो उतना डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? n माइनस आर, अगला n माइनस आर माइनस 1, फिर n माइनस आर माइनस 2, डॉट 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 3 2 1। अब इसमें जितना यहाँ एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई हुआ तो डिवाइड हो गया या इसके बराबर आ गया, बाई डिफिनीशन यही PNR है। ठीक, अब आप बताइए इसको क्या लिख सकते हैं? अभी मैं यहाँ से ये सेपरेशन हटा दे रहा हूँ ताकि आपको और समझ में आ सके आसानी से। अब इसको क्या लिख सकते हैं? R की कोई वैल्यू होगी, जो भी वैल्यू होगी मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। इसको क्या लिख सकते हैं? n डिक्रीजिंग ऑर्डर में मल्टीप्लाई होते होते कहाँ तक चला गया? 3 2 1 तक। और n है क्या? कोई नेचुरल नंबर होगा, क्योंकि नंबर है। ठीक है, निगेटिव हो नहीं सकता, फ्रैक्शन हो नहीं सकता, क्योंकि n आइटम्स हैं, तो 1/2 आइटम नहीं होगा, 3/2 आइटम नहीं होगा, उसको काउंट करना है ना, तो कोई आइटम होगा। तो n यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है? देखिए फैक्टोरियल n है क्या? ए कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ n नेचुरल नंबर। अगर आप इधर से चलते तो 1 2 3 4 5 करते करते इंक्रीज होते होते जाता है n तक, तो ये तो फैक्टोरियल n ही है। और ये क्या है? n माइनस आर, फिर उससे एक डिक्रीज़ हुआ, फिर उससे एक और डिक्रीज़ हुआ, फिर और डिक्रीज़ हुआ, होते होते 3 2 1 तक चला गया। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या? फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। तो PNR को यह भी लिखा जा सकता है। तो यह इसका एक फार्मूला डिराइव हो गया। ठीक है, आप देखेंगे बुक में तो ये दिया होगा इस तरह से फार्मूला, लेकिन उसका डेरिवेशन है। डेरिवेशन आपको एग्ज़ाम में पूछा नहीं जा सकता, क्योंकि एज़ पर रूल इसको सिलेबस से हटा दिया गया है। ये मैं समझाने के लिए किया था, आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए इसका डेरिवेशन। NCR का मैं हो सकेगा तो नहीं बताऊंगा, यहाँ पे टाइम इसलिए ज़्यादा लग गया क्योंकि ये समझना था। तो ये क्या चीज़ है? ये क्या है? या PNR? PNR है परमुटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट सच दैट r ऑब्जेक्ट्स आर टेकन फ्रॉम these and different object या item and then arranged in our places or in our boxes। तो इसकी वैल्यू ये आएगी। ठीक है, अब हम लोग अगले वीडियो में NCERT एक्सरसाइज 7.1 में इन्हीं सब थ्योरीज़ को, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को अप्लाई करेंगे और वहाँ उसको देखेंगे।